हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग मौर्योत्तर काल का ही चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण करेंगे। ठीक है, इसका एक और नाम दिया जाता है इस चैप्टर को, जैसे कि मध्य एशिया से भारत का संपर्क। यहाँ पे मैंने मौर्योत्तर काल में एक चैप्टर और आपको बताया था, पीछे का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने ब्राह्मण साम्राज्य या फिर ब्राह्मण वंश, जिसमें हम लोग शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में देखा था। ये जो चैप्टर है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो मौर्योत्तर काल का आरंभ होता है, जिसमें आप ये जो भी वंश देख रहे हो फ्रेंड्स, ये छोटा जरूर है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी यूपीएससी जो भी आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से छोटा चैप्टर लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हिंद यूनानी शक कुषाण ये लोग थे कौन, कहाँ से आए थे, ठीक है, और इनका भारत पे क्या असर पड़ा था। यहाँ पे देखिए, मौर्य वंश के पतन के बाद कई कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसका लाभ उठाकर कुछ विदेशी वंशों ने मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, मध्य एशिया से कुछ विदेशी वंश जो थे उन्होंने भारत पे आक्रमण कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मौर्य वंश के बाद ऐसा कोई राजा नहीं था जो पूरे भारत को एक जगह बांध के रख सके। हमने ब्राह्मण साम्राज्य में पढ़ा कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने मेनांडर को हराया था और सातवाहन वंश के कुछ शासक थे, उन्होंने भी राज किया, लेकिन ऐसा कोई शासक नहीं था फ्रेंड्स जो पूरे भारत पे एक साथ शासन कर सके, पूरे भारत को एक शासन प्रणाली के अंदर ला सके। तो विदेशियों ने देखा यहाँ पे एक तो जो सोना चांदी, ठीक है, व्यापार की अधिकता, बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो विदेशियों को लुभाते थे भारत आने के लिए। तो जब विदेशियों ने देखा कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है, ठीक है, पूरे भारत को एक साथ पूरे भारत में फूट पड़ा हुआ है, आपस में ही भारत के जो अलग अलग क्षेत्र के राजा थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो विदेशियों को मौका मिला और ये पश्चिमी भाग से भारत पे इन्होंने आक्रमण किया। और सबसे पहले भारत के पश्चिमी भाग यानी कि पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इन्होंने अपनी सत्ता कायम कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मध्य एशिया से आए इन लोगों ने पश्चिमी भाग पर अपनी सत्ता कायम कर ली। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, ये वंश जिन्होंने मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण किया उनका क्रम इस प्रकार है। कैसे है ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि छोटा चैप्टर जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए यहाँ पे यूनानी, हिंद यूनानी, ये यूनानी जो आप देख रहे हो इनको हिंद यूनानी भी बोल सकते हो। हिंद यूनानी के बाद शक आए थे, उसके बाद पहलव आए थे, फिर कुषाण आए थे। ठीक है, कुषाण आए थे। यहाँ पे यूनानी जो है फ्रेंड्स, इनको हिंद यूनानी भी बोला जाता है या फिर यूनानी भी बोल सकते हो आप, इंडो ग्रीक भी बोल सकते हो, या फिर बैक्टीरियाई यूनानी भी आप यहाँ पे इनको बोल सकते हो। इसके बाद शक, ठीक है, यूनानी के बाद शक आए, फिर पहलव जिनको पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है, फिर कुषाण वंश के शासकों ने भारत पर शासन किया। चलिए अब हम लोग सबसे पहले हिंद यूनानी के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक जो था फ्रेंड्स, वो कौन था? डिमेट्रियस प्रथम, जो बैक्टीरिया का शासक था। ठीक है, सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला शासक डिमेट्रियस प्रथम जो था, जो बैक्टीरिया का शासक था। ये बैक्टीरिया मतलब हिंद यूनानी, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारी बातें एक ही हैं। तो ये बैक्टीरिया का यानी कि यूनान का ये शासक था। डिमेट्रियस प्रथम ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया तथा कुछ प्रदेशों को जीता। यहाँ पे अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन कुछ क्षेत्रों को डिमेट्रियस प्रथम ने जीता था। ठीक है, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ सका। चलिए देखते हैं डिमेट्रियस प्रथम के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र जीते गए थे। सिंध, अफगानिस्तान और फिर पंजाब का क्षेत्र। ठीक है, डिमेट्रियस प्रथम के बाद मिनांडर, जिसका शासनकाल 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मिनांडर के बारे में सारे फैक्ट्स को देखें, समझिए और उसे याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए, डिमेट्रियस प्रथम का उत्तराधिकारी था ये मिनांडर जो था, वो डिमेट्रियस प्रथम का उत्तराधिकारी था, जिसने डिमेट्रियस प्रथम के बाद भारत पर आक्रमण किया था। मिनांडर एक प्रमुख हिंद यूनानी शासक था। ऐसा माना जाता है कि मिनांडर की लड़ाई पुष्यमित्र शुंग के साथ हुई थी। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि उसने यूनानी शासक को हराया था। ठीक है, लेकिन नाम कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि
ये पुष्यमित्र शुंग ही थे जिनकी लड़ाई मिनांडर के साथ हुई थी, और मिनांडर ने क्या किया था, वो युद्ध तो किया था लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हरा दिया था। ठीक है, राजधानी इनकी कहाँ थी, पंजाब में साकल, जो आधुनिक सियालकोट है, पाकिस्तान में पड़ता है फ्रेंड्स, अब ये भारत में नहीं पड़ता है। मिनांडर ने बौद्ध अनुयायी नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में अनेक सवाल पूछे थे और इन सवालों के जवाब से प्रभावित होकर मिनांडर ने क्या किया था, यहाँ पे बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मिनांडर और नागसेन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म के बीच लेके लंबी वार्ता हुई थी, जिसपे एक बुक भी लिखी गई है, और वो कौन सी बुक है फ्रेंड्स, मिलिंद पान्हो। इस बुक का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ही ली थी। ऐसा कहा जाता है कि नागसेन के बातों से इतना प्रभावित था मिनांडर कि उसने क्या किया कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ही ली थी उसने। मिनांडर तथा नागसेन की बातों का एक पुस्तक के रूप में संकलन किया गया है। इसका पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पान्हो। ये मैंने अभी आपको बताया है। मिलिंद पान्हो में मिलिंद नाम मिनांडर के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, मिलिंद पान्हो में मिलिंद जो नाम है वो मिनांडर के लिए यूज किया गया है, और पान्हो का मतलब है फ्रेंड्स प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है मिलिंद पान्हो का मतलब मिलिंद के प्रश्न, यानी कि मिनांडर ने जो प्रश्न पूछे थे उनका संकलन किया है और हुआ है मिलिंद पान्हो में, और नागसेन ने जो उत्तर दिया था इन दोनों के बीच में की गई बातों का संकलन हुआ है। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने काफी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें सबसे ज्यादा सिक्के किसके हैं, मिनांडर के हैं। ठीक है, हिंद यूनानी भारत के पहले ऐसे शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन किन राजाओं के सिक्के हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जो है हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए थे। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले हिंद यूनानी शासक, आगे जब आप जाएंगे तो सबसे उत्कृष्ट यानी कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले जो शासक थे वो किस वंश के थे, कुषाण वंश के। उसके भी आगे जाएंगे तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने वाले गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। ये जो यूनानी आक्रमण हुए, जैसे कि आपने पहले देखा था सिकंदर का आक्रमण हुआ, फिर उधर ईरानी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो उनका भी भारत पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा था। अब यहाँ पे कला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, कला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा भारत पे, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यूनान की एक कला चलाई थी फ्रेंड्स, जिसको क्या कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये जो पॉइंट है हेलेनिस्टिक आर्ट, आप इसको VVI मान के चलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि यूनानियों ने भारत में कौन सी कला चलाई थी, तो वो कौन सी आर्ट चलाई थी। तो आपको हेलेनिस्टिक आर्ट या फिर हेलेनिस्टिक कला भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है फ्रेंड्स कि ये कला जो है उन्होंने कैसे चलाई थी, भारत के किस भाग में चलाई थी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि यूनानियों ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग यानी कि पश्चिम भाग में, जहां उन्होंने सबसे पहले अधिकार किया था, वहीं पे हेलेनिस्टिक आर्ट चलाई थी, जिसका भारत में क्या उदाहरण है, गांधार कला। इस हेलेनिस्टिक आर्ट से भारत में गांधार कला का विकास होता है। ठीक है, इसलिए हेलेनिस्टिक आर्ट का जो एग्जाम्पल है वो भारत में गांधार कला के रूप में जाना जाता है। तपस्या बुद्ध का दृश्य जो है वो गांधार कला का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। अब हम लोग दूसरा वंश शक वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से आए थे। मैंने आपको बताया था हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। चलिए, शकों की 5 शाखाएं भारत आई, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध शाखा जो थी फ्रेंड्स वो थी पश्चिमी शाखा, और भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। ठीक है, शकों की शाखाएं कौन कौन सी थी, अफगानिस्तान जिनकी राजधानी पंजाब, ठीक है, अफगानिस्तान पंजाब ये राजधानी तक्षशिला थी, मथुरा पश्चिम भारत ऊपरी दक्कन, ये सब शक की 5 शाखाएं थी, जिसमें अफगानिस्तान पंजाब दोनों की राजधानी तक्षशिला, मथुरा पश्चिम भारत और ऊपरी दक्कन, ये 5 क्षेत्र में जो शक थे वो फैले हुए थे। शकों के हर शाखाओं की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में बटी हुई थी। चलिए, शक जब मध्य भारत की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि फ्रेंड्स जब वो पश्चिम भारत से मध्य भारत, जो मध्य प्रदेश का जो जगह है, जो स्थान है, जब उस तरफ बढ़ रहे थे
तब ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के एक शासक ने, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि उज्जैन जो है वो एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो क्या हुआ, तब उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने क्या किया कि 57 से 58, देखिए 57 से 78 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है कि इनका शासन काल था, ने क्या किया कि शकों को युद्ध में पराजित किया था। ये जो उज्जैन के स्थानीय राजा हैं इनका नाम तो क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों को पराजित किया, और इस उपलक्ष्य में उसने 2 काम किए थे। कौन कौन सा काम किया? पहला तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और सबसे पहला राजा, आप जब हड़प्पा सभ्यता या फिर जो महापाषाण काल है वहाँ से अभी तक की हिस्ट्री आप देखते आ रहे हो, ठीक है, सबसे पहला ऐसा राजा है ये उज्जैन का जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। दूसरा काम इसने किया कि विक्रम संवत नाम का इसने एक संवत चलाया था, और वो 57 ईसा पूर्व में, यहाँ पे कहीं कहीं आपको 58 ईसा पूर्व भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि 57-58 बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें 57 ईसा पूर्व, बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें 58 ईसा पूर्व दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है आप उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए, तो इसने 2 काम किए। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया तो उसने इस उपाधि को धारण किया था। अब तक 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, यानी कि पूरे इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 14 शासक ऐसे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन पहला शासक एक उज्जैन का ही एक स्थानीय राजा था जिसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये नाम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दूसरा काम क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दी हूँ कि इसने विक्रम संवत चलाया, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो सबसे महान विख्यात या प्रसिद्ध विक्रमादित्य के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे शक वंश के सबसे प्रमुख शासक के बारे में। यहाँ पे शक वंश के सबसे प्रमुख शासक का फ्रेंड्स नाम आता है रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासनकाल 130 से लेके 150 ईस्वी तक का माना जाता है, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम का कहाँ था शासन? देखिए, सिंध में जो पाकिस्तान में पड़ता है, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। यानी कि आप देख रहे हो कि पश्चिम भारत से लेकर कहाँ तक, मध्य भारत तक। ये काठियावाड़ भी गुजरात में ही पड़ता है फ्रेंड्स। तो पश्चिम भारत से लेकर पूरा मध्य भारत तक ये जो रुद्रदामन प्रथम है इनका शासन चल रहा था। रुद्रदामन ने मौर्य काल में निर्मित काठियावाड़ की सुदर्शन झील का भी इन्होंने फिर से जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके मंत्री ने बनवाया था, उस झील का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। वो झील जो थी फ्रेंड्स वो बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, तो रुद्रदामन ने क्या किया था, रुद्रदामन प्रथम ने उसका भी जीर्णोद्धार यानी कि फिर से उसका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था, और इस अभिलेख को रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। आज तक आपने जितने भी अभिलेख देखे हैं अशोक के टाइम पे देखो आप, वहाँ पे आपको ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, अरमाइक, ये सारी लिपियां मिल जाएगी, लेकिन संस्कृत भाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। कोई भी आप लिपि देख लो, अभिलेख देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखो, अशोक के टाइम पे देखो, या फिर उसके आगे देख लो, लेकिन ये जो रुद्रदामन प्रथम थे सबसे पहले इन्होंने संस्कृत भाषा का अभिलेख बनवाया था, जिसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के नाम से हम लोग जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला बहुत ही लंबा अभिलेख था। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ये सबसे पहले यही एक जगह है जहाँ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने जाते हैं। बाकी जो भी आप यूनानी शासक देखोगे वहाँ पे सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ये सारे नाम दिए गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्षत्रप जो है शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक जो थे वो क्षत्रप कहे जाते थे। यहाँ पे ये पॉइंट जो है बस आपको इतना समझने भर है कि कोई भी शक शासक यदि भारत के किसी क्षेत्र पे आक्रमण करते थे तो उनको क्या कहा जाता था, उनको क्षत्रप कहा जाता था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंड्स अभी शक वंश के बारे में और उसके पहले हिंद यूनानी के बारे में, ठीक है।
अब हमें आगे क्या देखना है, पहलव या पार्थियाई के बारे में देखना है और फिर हम लोग देखेंगे कुषाण वंश के बारे में। ये 2 वंश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो, मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।